मासिक करंट अफेयर संग्रह के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक विषय भारतीय अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी को लेकर देखा जाए पिछले एक मंथ में यहाँ पर जो समसामयिक घटनाएं यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हैं, आज हम उन सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये टॉपिक चर्चा का विषय क्यों रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर फैक्ट रहे हैं, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं और साथ ही साथ ये परीक्षा उपयोगी आपके लिए कितने ज़रूरी फैक्ट हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन को पूरा ज़रूर देखिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहे हैं उनको देखिए, पॉइंट आउट करते चलिए। और जो कहते हैं ना एक लास्ट में यहाँ पर एग्जाम के समय पूर्व यहाँ पर एक स्थिति होती है, उसके आप की पॉइंट्स या नोट्स भी यहाँ पर बनाते चल सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पर वार्षिक जैसे है ना वार्षिकांक जो आती है लास्ट में आपकी मैगजीन, आप यहाँ पर अपने सेल्फ नोट्स इसके माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। इनके की पॉइंट्स नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए, जिससे आपको यहाँ पर लास्ट में एग्जाम के लिए फ़ायदा ही होना है। चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं आज का अपना सत्र। ये टॉपिक जो हैं आज हम यहाँ पर ये सारे टॉपिक एक एक करके आपको डिस्कस करने वाले। काफ़ी सारे टॉपिक और सब टॉपिक्स इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं जो आपके अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हैं। ऊर्जा से रिलेटेड है, जीआई टैग है, इसमें कुछ एजेंसियां हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आएगी, सेमीकंडक्टर चिप है, एमएसएमई उद्योग है, सीबीआईसी है, प्रेषण अंतर्वाह है, एनएचआई है, पशुपालन है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ मेन और की पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर E20 ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि E20 जो ईंधन है इथेनॉल का पेट्रोल के साथ मिश्रण करके बनाए जाने वाली एक प्रक्रिया जिसे E20 यहाँ पर नाम दिया गया है। भारत सरकार की यहाँ पर पहल है और इसको लेकर के यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 20% इथेनॉल के साथ एक मिश्रित पेट्रोल की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जिसे E20 के नाम से हम जाना जाएगा। इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और इसको देश भर के तेल विपणन जो कंपनियां होंगी वो करीब 1000 बिक्री केंद्रों के माध्यम से आम लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। देखा जाए तो इस विषय पर आपको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया मिशन है, योजना है, जिसके माध्यम से E20 को यहाँ पर भारत में पूरे भारत में से लॉन्च किया जा रहा है। उस योजना का नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक हमें करीब 5 मिलियन वर्ष में करीब 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्रतिवर्ष यहाँ पे उत्पादन क्षमता भी हमें हासिल करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिशन को लेकर के, योजना को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इथेनॉल सम्मिश्रण और E20 के बारे में जो भी चर्चा का विषय टॉपिक बने जरूर उसके बारे में ध्यान रखिए क्या है। जैसे कि E20 आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे इथेनॉल होता है, ई का मतलब है यहाँ पर इथेनॉल और 20 जो है वो है परसेंटेज, कितने परसेंट मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल 20 जो है, इथेनॉल जैसा कि आप जानते हैं एक कृषि उप उत्पाद होता है जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? गन्ने की चीनी के प्रसंस्करण के फलस्वरूप, साथ ही या चावल की भूसी और मक्के जैसे यहाँ पे अन्य स्रोतों से हमें इथेनॉल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है E20, इसमें 20 का मतलब समझ लेते हैं। ई का इथेनॉल का हमने समझा। 20 देखिए यहाँ पे है 20% यहाँ पे इथेनॉल होगा और 80% यहाँ पर पेट्रोल होगा और इसी का यहाँ पर मिश्रण को हम नाम दे रहे हैं E20। देखा जाए तो E20 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2023 में बेंगलुरु में यहाँ पे लॉन्च किया गया और यह एक क्या है? पायलट परियोजना है। पायलट परियोजना जो है कम से कम यहाँ पर आपको 15 शहरों को कवर करेगी और इसके चरणबद्ध तरीके से आगे चलकर फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। पायलट परियोजनाएं वो होती हैं जो कि प्रारंभिक चरण में आपको प्रायोगिक तौर पे कहीं आपको कुछ सीमित क्षेत्रों में यहाँ पे लागू किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप इसे पायलट परियोजना के तहत सिर्फ 15 शहरों पहले लागू किया जाएगा और आगे चल के इसे हम पूरे देश में लागू करेंगे। किस तरीके के लाभ आपको दिखाई देते हैं यदि E20 को हम यहाँ पर लागू कर देते हैं? तो देखिए जो पेट्रोल है वो काफ़ी महंगा रहता है और यहाँ पर एक तो आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से व्यापार घाटे को लेकर के और अन्य चीज़ें अगर हम देखें तो इससे आपको फ़ायदा ही यहाँ पर इकोनॉमी को होगा। जैसे कि पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में E20 ईंधन को अनेक यहाँ पे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वायु प्रदूषण होता है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करने में, उनके उत्सर्जन को यहाँ पे कम करने में आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए इस एजेंसी यहाँ पर इस सारी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऊर्जा एजेंसी है, इसको लेकर के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा भारत को इसमें शामिल करने को लेकर एक पहल की जा रही है। देखा जाए अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य नहीं है
क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हैं, भारत उसे मानक को पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पर आईईए के द्वारा, क्योंकि भारत की यहाँ पे देखी जाए वैश्विक स्तर पे लगातार शाख बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने नियमों में शिथिलता लाने का यहाँ पर निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय इसीलिए है कि भारत को इसमें शामिल करने के लिए अपनी पूर्ण सदस्यता शर्तों की समीक्षा यहाँ पर आईएईए करने वाला है। इसके तहत आईईए यहाँ पे देखा जाए तो सदस्य बनाने के लिए देखा जाए जो कह सकते हैं कि नियम उन्होंने बना रखे हैं कि जो भी कोई सदस्य यदि आईईए का सदस्य यहाँ पे बनना चाहता है उसे सबसे पहले ओईसीडी का यहाँ पे सदस्य देश होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो उसे कई अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसे कि पिछले वर्ष के शुद्ध आयात में करीब 90 दिनों के बराबर कच्चे तेल का यहाँ पर उसके पास उत्पाद भंडार होना चाहिए, और यहाँ पर इस उत्पाद भंडार पर सरकार का देखा जाए तो यहाँ पर तत्काल एक पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने हेतु मांग संयम कार्यक्रम राष्ट्रीय आधार पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय को संचालित करने के लिए कानून एवं संगठन आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर आईएईए का से यहाँ पर सदस्य बनने के लिए जरूरी है। देखा जाए तो भारत यहाँ पर अभी भी इसका सदस्य नहीं है, और उसके संदर्भ में यहाँ पर ये नियमों को अब इन्हीं नियमों को आसान बनाने की बात कर रहे हैं। अगला यहाँ पे देखिए एक जीआई टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं। क्यों चर्चा का विषय, कई बार आपको देखा जाए कई प्रकार के जीआई टैग को लेकर अब तक आपकी परीक्षाओं में अलग अलग चाहे प्री हो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जीआई टैग एक आम को मिला है, उत्तर कन्नड़ के अंकोला तालुक के करी इशाद आम का नाम है ये, ठीक है। करी इशाद आम कहाँ का है, उत्तर कन्नड़ के अंकोला तालुक का है। इसे भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। बात करें तो माथा टोटागर्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को ये जीआई सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम करी इशाद आम के बारे में तो इसकी अपनी विशेषता क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं विशिष्ट सुगंध, रमणीय स्वाद, मुलायम लुगदी गूदा, आकर्षक आकार सहित असाधारण विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है, और करी आम को बेहतरीन आम किस्मों में से एक आपको माना जाता है। अगला यहाँ पे देखिए एक ऐप जो कि भारत सरकार के द्वारा अलग अलग पोर्टल और ऐप जारी किए जाते रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर अपनी प्रक्रियाओं को एक तो सरल बनाना, डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, दूसरी तरफ लोगों तक आसान पहुँच और सुविधाओं को आसानी से लोगों तक पहुँचा जाने की ये प्रक्रिया होती है। बात करते हैं दुग्ध संकलन साथी ऐप की, तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के द्वारा यहाँ पर दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया। देखा जाए तो यह अभूतपूर्व मोबाइल ऐप है, और यह दुग्ध संग्रह प्रक्रिया की क्रांति लाने उद्योग का सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों का यहाँ पर सामना करने में सक्षम होगा। बात करें तो इसके माध्यम से हम दूध की गुणवत्ता में सुधार संबंधी, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों की जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर संचालन को यहाँ पे सुव्यवस्थित करने का एक माध्यम हो सकता है। यह ऐप डेयरी क्षेत्र में डिजिटलीकरण की दिशा में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान रखिएगा। वैसे नाम से ही काफी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, दुग्ध संकलन साथी ऐप। इसके अलावा देखिए ये एक क्लाउड सर्वर से दुग्ध की कीमतों पर रियल टाइम अपडेट भी आपको प्रदान करेगी। यदि कोई चेंजेस आने वाले हैं, इन फ्यूचर होने वाला है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी देगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों की बैंक खातों, उनके भुगतान, सरकारी सब्सिडी के सीधे लाभार्थी के हस्तांतरण को भी प्रदान करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर बैंकिंग से भी कनेक्टेड रहेगा, पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पर काम करेगा ये, और वित्तीय समावेशन सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देगा। अगला यहाँ पे देखिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर एक न्यूज़ यहाँ पर है आपके पास। इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा लगातार देखा जाए तो इस पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से भारत में भारतीय स्टार्टअप्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, और इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया कि भारत में स्टार्टअप की स्थिति कैसी है। देखा यहाँ पे जो टॉपिक है, रिपोर्ट है, उसमें का शीर्षक दिया गया भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में मंदी कैसे आई है और किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है। तो देख सकते हैं आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यहाँ पर देखा जाए 2023 में
1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिक मूल्यांकन वाले 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप यहां पे जुड़े, जबकि 1 वर्ष पहले इनकी संख्या यहां पे 24 है। तो मंदी का स्तर क्या है कि देखा जाए जो पिछले साल स्टार्टअप भारत में आपको यूनिकॉर्न स्टार्टअप 24 थे, वहां पर इस साल यहां पर सिर्फ 3 नए जुड़े हैं। पिछले साल 24 जुड़े थे, इस बार 3 जुड़े हैं, तो इसलिए यहां पर मंदी आई है। और कुछ यहाँ पे डेटा भी बताया गया है, जैसे कि स्टार्टअप की कुल फंडिंग में यहाँ पर 15 गुना भारत में बढ़ोतरी हुई है, निवेशकों की संख्या में यहाँ पे 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, और इंक्यूबेटर्स की संख्या में भारत में 7 गुना बढ़ोतरी भी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो वर्ष 2023 तक भारत में 108 यूनिकॉर्न है, जिनका कुल मूल्यांकन करीब 340.80 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। यूनिकॉर्न की कुल संख्या 44 है 2021 में, और देखा जाए तो 2022 में यहाँ पर आपको 21 और यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको स्थापित किए गए। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 31 मई 2023 तक भारत की जो वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप जो रैंकिंग है, उस लिहाज से देखें तो भारत का तीसरा स्थान है स्टार्टअप रैंकिंग में वैश्विक स्तर पे, जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं या बने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए स्टार्टअप से संबंधित कुछ शर्तों की भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि क्या होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर स्टार्टअप बनने के संदर्भ में एक चरण प्रक्रियाबद्ध आपको चरण देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको सीधा कोई स्टार्टअप नहीं बन जाता है, यूनिकॉर्न नहीं बन जाते हैं। उससे पहले भी और उसके बाद भी कुछ यहाँ पर आपकी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर उनको समझा जाता है कि कैसे यहाँ पर ये यूनिकॉर्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टअप की जो शर्तें हैं, पहला है डेकाकॉर्न, फिर है यूनिकॉर्न, फिर है गैजेल, उसके बाद चीता। तो चीता स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डेकाकॉर्न किसी कंपनी को हम कब कहेंगे, स्टार्टअप को कब कहेंगे, जब 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का वर्तमान मूल्यांकन किसी कंपनी का हो जाए। अगर यूनिकॉर्न कहें तो वर्ष 2000 के बाद 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ यहाँ पे कोई स्टार्टअप की स्थापना की गई हो। गजल किसे कहेंगे, ऐसा कोई स्टार्टअप जिनके अगले 3 वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की यहाँ पे सबसे अधिक संभावना हो। और चीता कब कहेंगे, जब कोई स्टार्टअप अगले 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बनने का बन सकता है, तो हम इसे चीता कहेंगे। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला यहाँ पे देखिए अर्धचालक इकाइयों को भारत में और अमेरिका के बीच लेकर यहाँ पे एक समझौता हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स के भारत में निर्माण को लेकर के लगातार यहाँ पे चर्चा हुई। अभी हाल ही में मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो भी बनाया है, उसको देखिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल से हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। सेमीकंडक्टर भारत बनेगा सेमीकंडक्टर सुपर पावर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं चर्चित मुद्दे के दृष्टिकोण से, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें। बेसिकली यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक समझौता हुआ था, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिकी कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अहमदाबाद में 22,500 करोड़ रुपए के अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखा जाए इस समझौते का महत्व क्या होगा, तो सबसे पहली चीज परियोजना का जो लक्ष्य है कि 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, मेमोरी चिप्स विनिर्माण, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करना। इसके अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता को कम करना, साथ ही सरकार के लक्ष्य के अनुरूप इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत होने की संभावना को और भी मजबूत करना। बात करें सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या हैं, तो देखा जाए सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक अर्धचालक से, और अर्धचालक का मतलब क्या होता है, अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता जो होती है ना तो पूरी तरह सुचालक है ना पूरी तरह आपके कुचालक होते हैं, इनके मध्य इनकी चालकता होती है। किसके बने होते हैं, तो देखा जाए तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे या तो शुद्ध तत्वों के बने होंगे या फिर ये कुछ यौगिकों के बने होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड जैसे यौगिकों के रूप होंगे। इसके साथ ही इनका अगर हम बात करें कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरण, ईसीजी मशीन, चिकित्सा उपकरण, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इत्यादि जैसे उपकरणों में अर्थव्यवस्था में इनका प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके हम डिस्प्ले, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हैं। उद्योग 4.0 की परिकल्पना के तहत इन सारे यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में यहाँ पे चिप महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ इसके माध्यम से भारत के डिजिटलीकरण की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है, उसके मिशन को पूरा किया जाएगा।
वर्तमान में अगर हम बात करें भारत में सेमीकंडक्टर बाजार की, तो वर्ष 2022 में भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग करीब 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से 90% भारत को आयात करना पड़ता था। तो यहाँ पर इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत को एक आयातकर्ता से भारत को एक निर्यातकर्ता सेमीकंडक्टर हब बनाने में ये कह सकते हैं कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन और इस तरह के समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एक और योजना के बारे में, जिसका नाम है उद्यमी भारत MSME। ये क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो MSME दिवस मनाया गया 2023 का। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो MSME दिवस के रूप में यहाँ पर हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारत में भी MSME क्षेत्र को लेकर इसके विकास पर, इसकी प्रगति के लक्ष्य, इसको मनाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में देखा जाए तो MSME मंत्रालय के द्वारा विभिन्न पहलों का भी यहाँ पे शुभारंभ किया गया। कौन कौन सी पहलें की गई हैं? जैसे कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजना और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग हेतु मोबाइल ऐप, MSME यहाँ पे आइडिया हैकाथॉन 2.0 के परिणाम घोषित किए गए और महिला उद्यमियों के लिए MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। आइए समझते हैं इन सभी यहाँ पर शुभारंभ के बारे में, थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के संदर्भ में इसका महत्व क्या है। तो MSME का महत्व क्या होता है? अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष देखा जाए इसके योगदान को देखते हुए 27 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस यहाँ पर आयोजित किया जाता है। डेट ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस? 27 जून को। देखा जाए तो वर्तमान समय में MSME जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत की बात करें तो यहाँ पर MSME दिवस 2023 की जो थीम रखी गई थी उसमें इंडिया 100 हेतु भविष्य के लिए तैयार MSME, ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एकजुट होकर एक मजबूत भविष्य के निर्माण की थीम के साथ यहाँ पर देखा जाए तो जश्न मनाया। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ब्रांड 1000 MSME नेटवर्क को भी यहाँ पर आपको लॉन्च किया इस अवसर पर। ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक वैश्विक संगठन है। इसके कार्यालय भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को जो कि यहाँ पर इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल के बारे में अगर हम देखें तो ये समर्थन करता है, बढ़ावा देता है MSME सेक्टर को। इसके साथ साथ इसका संबद्ध मंत्रालय जो है चैंपियंस 2.0 पोर्टल को लॉन्च इसी दृष्टिकोण से किया गया ताकि यहाँ पर MSME को आवश्यक सलाह दी जा सके। क्षमता निर्माण, बाजारों तक पहुँच, शिकायत निवारण जैसी विभिन्न सेवाओं को यहाँ पर चैंपियंस 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों को और उससे जुड़े लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। इसके अलावा क्लस्टर परियोजनाओं के और प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए जियो टैगिंग को लेकर भी यहाँ पर देखा जाए इसी MSME दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। तो समझते हैं जियो टैगिंग होता क्या है। देखिए MSME सेक्टर की दक्षता को बढ़ाने को लेकर के क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जियो टैगिंग आपको मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जियो टैगिंग क्या है? एक मोबाइल ऐप लॉन्च, मोबाइल ऐप है। ठीक, सीधा सीधा अगर देखें अब इसके माध्यम से किस तरीके के काम किए जाएंगे। देखिए जियो टैगिंग तरीके से आप देखा जाए किसी भी चीज़ की निगरानी करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो भी परियोजना यहाँ पर MSME के अंतर्गत किए जा रहे हैं उनकी यहाँ पर हम प्रभावी निगरानी कर सकें, अपनी योजनाओं का एक मूल्यांकन किया जा सके। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग की सुविधा भी यहाँ पर आपको प्रदान की जा सके और ये सारी चीज़ें हम जियो टैगिंग के माध्यम से कर सकते हैं। देखा जाए तो भारत में महिला उद्यमियों के लिए MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी लॉन्च किया गया। इसमें पूर्व आइडिया हैकाथॉन की सफलता के आधार पर मंत्रालय ने यहाँ पर महिलाओं के लिए इसे यहाँ पर लॉन्च किया है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता के विचारों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं की अपनी प्रतिभा को दर्शाने और MSME क्षेत्र में योगदान देने के लिए यहाँ पर उन्हें एक मंच प्रदान करना है।
चलिए देखते हैं अब एक और टॉपिक जो कि प्रेषण अंतर्वाह के नाम से जानते हैं, रेमिटेंस, जो कि हर साल यहाँ पर देखा जाए तो विदेशों के द्वारा जो भारतीय एनआरआईज हैं या भारतीय हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो भारत में जो पैसा अपने परिवारों को भेजते हैं, उसके बारे में प्रेषण अंतर्वाह के दृष्टिकोण से देखा जाए जो डेटा है, जो जानकारी यहाँ पर आई है इस वर्ष, ये भी देखा जाए, इसको एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। विश्व बैंक के नवीनतम यहाँ पे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार यहाँ पर जो डेटा आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष 2022 में करीब 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में रिकॉर्ड उच्च स्तर पे आपको प्रेषण अंतर्वाह देखा गया था। लेकिन 2023 में जो बताया गया है कि 2023 में अगर यही देखें तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आई। कितनी गिरावट आई है? 0.2% की गिरावट यहाँ पर आपको प्रेषण अंतर्वाह में देखी गई है। प्रेषण क्या होता है, अंतर्वाह क्या होता है? प्रेषण आपको रेमिटेंस क्या होता है? एक प्रकार का धन अंतरण जो प्रवासियों के द्वारा अपने देश में परिवारों और दोस्तों को यहां पर भेजा जाता है। विश्व भर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो विश्व भर में शीर्ष 5 जो प्रेषणकर्ता या प्रेषण प्राप्त करता जो देश हैं, उनमें से हम देखें तो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान है। इसी तरीके से वर्ष 2023 में अगर हम बात करें तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अंतर्गत प्रेषण अंतर्वाह 1.4% तक सीमित रहने का इसमें अनुमान जताया गया। साथ ही साथ कुल प्रवाह देखा जाए तो 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। इसके साथ साथ पूर्वी प्रशांत क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर मौद्रिक स्थिति जो है थोड़ी सी तंग देखी गई है, सीमित राजकोषीय पूंजी की स्थिति देखी गई है, भू राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके चलते आपके वैश्विक अनिश्चितता के कारण प्रेषण वृद्धि में आपको यहां पर देखा जाए तो गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम यूक्रेन और रूस को भी यहां पर शामिल कर लें तो यहां पे कमजोर प्रवाह की एक स्थिति इन क्षेत्र में देखी गई। रूसी रूबल जो है उसका मूल्य ह्रास हुआ है। उच्च आधार प्रभाव से ये प्रभावित होने के कारण यूरोप तथा मध्य एशिया में केवल 1% यहां पर इसके बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के क्षेत्रों को भी अगर हम इसमें शामिल कर लें, इस रिपोर्ट को देख लें तो वहां पर आपको विशेष रूप से प्रेषण की जो स्थिति है, तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ही यहां पर सुधार हो सकता है और विशेष रूप से मिस्र में। इसके अलावा अगर हम देखें पूर्वी एशिया में, प्रशांत क्षेत्र में, तो यहाँ पर साथ साथ उप सहारा अफ्रीका को भी यहाँ पर आपको शामिल कर लें तो यहाँ पे जो प्रेषण वृद्धि दर बताई गई है वो करीब 1% होने का अनुमान है। इसी तरीके से लेबनान, समोआ, किर्गिज गणराज्य जैसे देशों में चालू खाते और राजकोषीय कमी की वित्त पोषण में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पर वैश्विक स्तर पे आंकड़े, डेटे और यहाँ पर आपका तथ्य है। अगला देखिए यहाँ पे है CBIC के नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किस संदर्भ में है, क्या कहती है, वो चलिए देख लेते हैं। देखिए हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर CBIC कहते हैं, ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, जो कि संदर्भित है आपके विभिन्न बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज के समय को। कि देखा जाए कार्गो जो कि आपको बंदरगाहों से सामान की लोडिंग करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक से पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, कार्गो शिप हम जिसको कहते हैं। तो कितना समय लगता है इनको बंदरगाहों में लोडिंग अपलोडिंग के संदर्भ में, उसके बारे में यहाँ पर डेटा दिया गया है। यह अध्ययन देखा जाए 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना अवधि के आधार पर लिया गया है और इसकी तुलना जो की गई है वर्ष 2021 में और वर्ष 2022 के दौरान, उनके सेम समय के दौरान यहाँ पे तुलना करके आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अध्ययन में बताया गया है कि शामिल बंदरगाह, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एकीकृत चेकपोस्ट का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। ये प्रविष्ट बिलों का देखा जाए तो करीब 80% और देश में दाखिल किए गए शिपिंग बिलों का करीब यहाँ पे 70% यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व ये करते हैं। कार्गो रिलीज के समय की इसमें हम बात कर रहे हैं तो देखिए सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आवागमन के आयात, घरेलू निकासी और इसके आउट ऑफ चार्ज तथा सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से निर्यात के मामले में ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें तो यहाँ पर वाहक को अंतिम प्रस्थान में लगने वाले टोटल समय यहाँ पर आपको गणना करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं।
इसको मतलब एक वाहन के प्रवेश करने के दौरान ही उसको जो जो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर देखा जाए तो वाहक के अंतिम प्रस्थान करने तक की पूरी जानकारी जो है, कितना समय वहाँ पे लग रहा है, वो वहाँ पर डेटा शामिल है। वैश्विक स्तर पे बात करें तो इसके लिए ये सारा जो काम यहाँ पे देखने वाले संगठन है वो है विश्व सीमा शुल्क संगठन। ये यहाँ पर देखें तो इनके द्वारा अनुशंसित एक प्रदर्शन माप उपकरण टाइम रिलीज स्टडी का उपयोग करके कार्गो रिलीज समय को यहाँ पर आपको मापा जाता है। NTRS के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ये ICD के लिए निर्गमन समय में देखा जाए तो करीब 20% की कमी, ACC के लिए यहाँ पे 11% की कमी, वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में देखा जाए तो बंदरगाहों में 9% की कमी दर्ज की गई। इसी तरीके से बंदरगाहों के लिए अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से आयात निर्गमित करने का जो समय है वो 85 घंटे 42 मिनट है। कितना है? 85 घंटे 42 मिनट है। और ICD के लिए 71 घंटे 46 मिनट है। ACC के लिए 44 घंटे 16 मिनट है और ICP के लिए 31 घंटे आपको 47 मिनट है। ये आपको एक तुलनात्मक आपको डेटा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। चलिए एक और यहाँ पर बात करते हैं वैश्विक पवन दिवस के बारे में। वैश्विक पवन दिवस, इसकी थीम क्या है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डेटा है आपको पवन ऊर्जा से संबंधित उसको यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मनाया किसके द्वारा यहाँ पे जाता है, आयोजन जो होता है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। आयोजन कब किया गया, मनाया कब किया गया, तो 15 जून 2023 को मनाया जाता है पवन ऊर्जा दिवस। यहाँ पर बात करें थीम क्या थी, तो पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया इस वर्ष की यहाँ पर आपको इसकी थीम रखी गई है। थोड़ा सा डेटा संदर्भ देख लें, उद्देश्य देख लें, तो यहाँ पर आपको MNRE ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। जमीनी स्तर से देखा जाए तो 150 मीटर ऊपर पवन एटलस भी यहाँ पर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा आपको लॉन्च किया गया था, जिसमें से 1164 गीगावाट तटवर्ती पवन क्षमता का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक पवन दिवस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वैश्विक पवन दिवस वर्ष 2007 से पवन ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा प्रारंभ किया गया और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा यहाँ पर इसको शामिल भी किया गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो GWEC एक सदस्य आधारित संगठन है जो संपूर्ण पवन ऊर्जा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। पवन ऊर्जा के बारे में जो तथ्य हैं वैश्विक स्तर पे भारत में वो भी देख लीजिए। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीन है। विश्व का सबसे विशाल पवन ऊर्जा बाजार कौन सा है, चीन है। क्षमता कितनी है, 237 गीगावाट यहाँ पर देखा जाए तो चीन की पवन ऊर्जा क्षमता है। दूसरे और तीसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे पे यहाँ पे अमेरिका और तीसरे पे आपको जर्मनी का स्थान इसमें आता है। चीन के पास एक प्रांत है जिसको हम गांसू कहते हैं। गांसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म है जो कि गोबी रेगिस्तान के बाहरी इलाके में स्थित है। तो ये पवन ऊर्जा से संदर्भित यहाँ पे आपके फैक्ट हैं। भारत विशिष्ट के संदर्भ में भी आप देख लीजिए। सबसे पहले भारत का जो विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2023 तक कितनी है, 42.8 गीगावाट है। जो इसके साथ ही देखा जाए तो भारत की रैंक वैश्विक स्तर पर कितनी है, तो भारत का स्थान यहाँ पे 4th है। इसके साथ भारत में तटवर्ती और अपतटीय ऊर्जा उत्पादन दोनों की संभावना यहाँ पर बड़े स्तर पर आंकी गई है। तमिलनाडु ने जून 2022 तक उच्चतम पवन ऊर्जा की यहाँ पर आपको स्थापना की है। तो अगर हम राष्ट्र के अंदर बात करें, राज्यों के आधार पर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहले स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है और तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है। अगला यहाँ पे देखिए राजमार्ग विकास हेतु NHAI के नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के संदर्भ में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आई है। तो इसके बारे में क्या है थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या है प्लेटफॉर्म, कैसे काम करेगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NHAI ने देखा जाए तो सड़क के डिजाइन को लेकर, ठीक है, सड़क के डिजाइन को लेकर, उसके निर्माण को लेकर, सड़क की सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण स्थिरता जैसे क्षेत्रों में ज्ञान एवं सर्वोत्तम विधियों की आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए अपनी एक वेबसाइट पर यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म आपको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है फ्लाई ऐश, प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे पुनर्नवीनीकरण सामग्री के अभिनव उपयोग के द्वारा अभिनव विधियों, टिकाऊ दृष्टिकोणों को भी यहाँ पे अपनाने को प्रोत्साहित करना। साथ ही इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग आधारभूत संरचना के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। देखा जाए तो NHAI जो है वो टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल विधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में पुनर्नवीनीकरण एस्फॉल्ट या डामर जो है और उसके पुनर्नवीनीकरण के सम्मिश्रण के उपयोग को यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से या प्लेटफॉर्म हो गए, सुरंग हो गई, पुल हो गए, वन्यजीव गलियारे हो गए, एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचों के निर्माण, उनके एकीकरण के साथ साथ लोगों को यहाँ पर देखा इसमें शामिल करना है। देश के राजमार्ग विकास लक्ष्यों को, सामूहिक प्रयासों को भी यहाँ पर ये बढ़ावा देना चाहता है। अगला यहाँ पे टॉपिक है पशुपालन एवं डेयरी। भारत में देखा जाए तो कई बार आपको पशुपालन भारत में क्या स्थिति है, डेयरी को लेकर क्या डेटा है, अंडे उत्पादन में स्थिति क्या है, इसको लेकर लगातार आपसे क्वेश्चन आता रहता है। तो जाते जाते यहाँ पर एक टॉपिक हम अपना देख लेते हैं। ये भी पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु उत्पादकता में सुधार को लेकर पिछले 9 वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलों की हैं और उन सभी का यहाँ पर डेटा पिछले 9 साल का एक साथ यहाँ पे संकलित किया गया है। उपलब्धियां सबसे पहले हम देखते हैं पशुधन क्षेत्र की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। पशुधन क्षेत्र की उपलब्धियों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो पशुपालन जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भागीदारी है इसके कृषि के साथ। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर अगर हम देखें तो 7.93% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से यहाँ पर आपको पशुपालन यहाँ पर बढ़ा है। 20वीं जो पशुधन जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो देश में लगभग 303.76 मिलियन आपको गो जाति हैं, जिसके अंतर्गत आती हैं मवेशी, भैंस, मिथुन और याक। साथ ही साथ 74.26 मिलियन यहाँ पर आपके पास भेड़ हैं, 148.88 मिलियन यहाँ पे बकरियां पाई जाती हैं, 9.06 मिलियन सुअर यहाँ पर आपको देखे जाते हैं और टोटल यहाँ पे 851.51 मिलियन मुर्गियां भी आपको यहाँ पर इनका डेटा आपको बताया गया है। डेयरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उससे संदर्भित डेटा भी चलिए अब देख लें। पशुधन के साथ साथ डेयरी को देख लीजिए। डेयरी क्षेत्र की बात करें तो इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में करीब 5% का योगदान है। कितना? 5% का। 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर इसके माध्यम से आपको रोजगार मिलता है। भारत की बात करें तो दूध उत्पादन में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? फर्स्ट रैंक है। वैश्विक दूध उत्पादन में देखा जाए तो 23% का योगदान यहां पर आपको भारत के द्वारा दिया जाता है। वहीं पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में देखा जाए तो 51.05% की भारत में वृद्धि भी दर्ज की गई है। डेटा कहता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 221.06 मिलियन टन यहां पर आपको उत्पादन दूध का पहुंच चुका है। वहीं पिछले 8 वर्षों की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में 6.1% की वार्षिक वृद्धि भी आपको दर्ज की गई, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन में देखा जाए तो 1.2% की ही वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। तो भारत में यहाँ पे देखा जाए दुग्ध उत्पादन में काफी यहाँ पर लाभ हो रहा है। भारत की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति दूध कितना आपकी उपलब्धता है या कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उपलब्धता है भारत में 444 ग्राम है, जबकि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखा जाए तो जहाँ पर भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन है, वहीं विश्व में देखा जाए तो ये सिर्फ 394 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पर आपको दूध की उपलब्धता सुनिश्चित है। तो वैश्विक स्तर के तुलना के हिसाब से भारत में आपको ज़्यादा यहाँ पर आपको दूध की उपलब्धता है। इसी तरीके से अंडे और मांस के उत्पादन के डेटा को भी आप यहाँ पर देख लीजिए। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें कि भारत का अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में देखा जाए तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 8वीं रैंक है। अंडे का उत्पादन देखा जाए 2014-15 में जहां 78.48 बिलियन था, वहीं पर आपको 2020-21 में ये 129.60 बिलियन हो गया। परसेंटेज के लिहाज से ये प्रतिवर्ष यहाँ पे 7.4% की यहाँ पर आपको वृद्धि आपको दर्ज की गई है। मांस उत्पादन की यहाँ पर अगर बात करें तो जहाँ पर 2014-15 में 6.69 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, वहीं 2021-22 में 9.29 मिलियन यहाँ पे आपको टन उत्पादन हुआ आपका मांस। बात करते हैं पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी प्रमुख पहलें चलाई गई हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसके माध्यम से करीब 5.71 करोड़ से अधिक पशुओं को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे IVF प्रौद्योगिकी को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया। DNA आधारित जीनोमिक संरचना को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाना, बीमारियों को नियंत्रित करना, घरेलू निर्यात बाजारों के लिए गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इसी तरीके से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया, जिसके तहत पशुओं के कान में टैग लगाना। इसके तहत करीब 25.04 करोड़ पशुओं के कान में टैग लगाए गए। इसके साथ साथ खुरपका और मुंहपका रोग के लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें दूसरे दौर में करीब 24.18 करोड़ पशुओं का यहाँ पर टीकाकरण किया गया। तीसरे दौर में 4.66 करोड़ पशुओं का टीकाकरण कार्य भी किया गया। ब्रुसेला टीकाकरण भी भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें 2.19 करोड़ पशुओं का यहाँ पर टीकाकरण किया गया। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की गई। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1960 यहां पर देखा जाए ऐसी इकाइयों को स्थापित किया गया है, और 10 राज्यों में 1181 जो है वो चालू स्थितियों में वर्तमान समय में भी हैं। तो ये है आज का भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भित मासिक करंट अफेयर संग्रह। नेक्स्ट वीक में आपको देखा जाए तो आपको कुछ और ऐसे मासिक करंट अफेयर संग्रह के टॉपिक्स लेकर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डेटा हमने आज यहाँ पर पढ़ा है, जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं, उनको जरूर आप यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा, अपने की पॉइंट नोट्स भी आप यहाँ पे टॉपिक वाइज इसके बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।